आपको क्या लगता है भारत में सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक कौन है? रेलवेज, आर्मी, गवर्नमेंट? क्योंकि ये पूरे फसाड़ की कहीं ना कहीं जड़ यही है। लेकिन ब्रिटिश राज के समय में इससे एक अलग लेवल पे ले जाया गया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल करवाना चाहते थे। 50% से ज्यादा कोर्ट केसेस लैंड डिस्प्यूट से जुड़े हैं, लेकिन बहुत जगह ये करप्शन का एक बड़ा सोर्स बन गया है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि ये प्रॉपर्टी एक बार वक्फ हो गई, उसका मालिक फिर इंसान नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ के अंडर आ जाती है। तो सवाल ये है, क्या वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है या एक लैंड माफिया है? आप सोचिए, आपके दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी, उस पर आपका घर है, आपने वहां अपना जीवन बिताया है और एक दिन आपको एक लीगल नोटिस मिलता है कि ये जमीन आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है। आप रजिस्ट्री दिखाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, लेकिन जवाब मिलता है ये वक्फ प्रॉपर्टी है और आपको यहां से निकलना पड़ेगा। ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये भारत में हो रहा है, एक साक्षात सच है। और आज हम जानेंगे वक्फ बोर्ड की असली सत्य कहानी, इसका भारत में दुखद इतिहास, अरब देशों से इसका संबंध और आने वाले समय में भारत की धरती पर इसका क्या असर होगा। हमारा पहला सवाल है, वक्फ क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि वक्फ का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ का एक हिस्सा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दे सकता है, जिसमें से मस्जिद, मदरसा, मज़र या सोशल वेलफेयर का काम हो सके। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि ये प्रॉपर्टी एक बार वक्फ हो गई, उसका मालिक फिर इंसान नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ के अंडर आ जाती है। मुगलों के समय में वक्फ काफी लिमिट तक था, जो सिर्फ धार्मिक जगहों तक सीमित था। लेकिन ब्रिटिश राज के समय में इससे एक अलग लेवल पे ले जाया गया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल करवाना चाहते थे। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड के जरिए एम्पावर किया। 1913 में ब्रिटिशर्स ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें वक्फ अलल औलाद प्राइवेट वक्फ को लीगल स्टेटस दिया गया, यानी कि लोग अपनी जमीन वक्फ करने के लिए बिना किसी वेरिफिकेशन के दे सकते हैं। भारत आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पर वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता गया। 1954 में एक नए एक्ट के जरिए वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर दे दी गई। फिर 1995 में वक्फ एक्ट आया, जिसमें बोर्ड को पावर मिली कि बिना किसी परमिशन के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। और यहीं से ये और मजबूत होता गया और घोटाले और ज्यादा होने लगे। अब एक बड़ा सवाल यह है कि भारत में वक्फ बोर्ड की हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है भारत में सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक कौन है? रेलवेज, आर्मी, गवर्नमेंट? नहीं, यह है वक्फ बोर्ड। भारत में 8 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ के पास है। 50% से ज्यादा कोर्ट केसेस लैंड डिस्प्यूट से जुड़े हैं। सरकारी बिल्डिंग्स भी वक्फ के अंडर क्लेम हो रही हैं। और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, सरकारी प्रॉपर्टीज भी वक्फ के क्लेम्स का शिकार हो चुकी हैं। जैसे कि राजस्थान में 125 बीघा सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर चली गई। मध्य प्रदेश में एक मंदिर और आश्रम की जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल्स तक पर क्लेम दिखाया गया है। तो सवाल यह है, क्या वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है या एक लैंड माफिया है? और वक्फ को सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। क्या आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के कई देश भारत में वक्फ बोर्ड को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी और यूएई से फंडिंग होती है कई वक्फ प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट के लिए। भारत में वक्फ के पॉलिटिकल कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए टर्की और कतर भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, भारत की जमीन का कंट्रोल भारत में ही है या फिर कई और देश भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? अब हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, जैसे कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे मेन पोजीशन आती है मुतवल्लियों की। अब वो कौन होते हैं और उनका रोल क्या है वो समझेंगे, क्योंकि इनका रोल समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये पूरे फसाड़ की कहीं ना कहीं जड़ यही है। मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी का केयर टेकर या मैनेजर होता है। वक्फ में जो भी प्रॉपर्टीज, लैंड या असेट्स होते हैं, उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मुतवल्ली करता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मुतवल्ली की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिर्फ इसका देखभाल करता है, उसका मालिक नहीं होता। वैसे तो मुतवल्ली ही इसका ध्यान रखता है, पर वक्फ का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है काम करने का। जैसे कि इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी CWC, ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है।
पूरा वक्फ सिस्टम मॉनिटर करता है और अलग अलग स्टेट वक्फ बोर्ड्स को रेगुलेट करता है। इसका चेयरमैन माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर होता है। इसमें मेंबर्स डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर आता है स्टेट वक्फ बोर्ड, SWB। ये एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है जो उस स्टेट्स की वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। इसका चेयरमैन वहां की सरकार से होता है और इसमें भी मेंबर्स होते हैं जैसे कि मुस्लिम स्कॉलर्स, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, मुतवल्लीज, एक्सपर्ट्स इन लॉ एंड फाइनेंस। और अंत में आता है मुतवल्ली, जो इसका केयर टेकर यानी मैनेजर कह सकते हैं, जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट करता है। एक मुतवल्ली एक या एक से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रभारी होता है। ये इंश्योर करता है कि वक्फ असेट्स प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे हैं। लेकिन बहुत जगह ये करप्शन का एक बड़ा सोर्स बन गया है, क्योंकि कई मुतवल्ली प्रॉपर्टीज इलीगल बेच देते हैं या प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं मुतवल्ली की पावर और करप्शन का खेल आपको समझाऊं तो मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगल लीज कर देते हैं बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के। आज तक आपने सुना होगा कि वक्फ का पैसा सिर्फ चैरिटी और धार्मिक काम के लिए होता है, लेकिन असल में इस पैसे का कैसे मिसयूज हो रहा है, कैसे गरीबों का हक मारा जा रहा है और कैसे कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और इसी वजह से नए वक्फ अमेंडमेंट बिल में मुतवल्लियों की पावर लिमिट करने का प्रोविजन रखा गया है। ये वक्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर एक रियल एस्टेट बिजनेस, ये सवाल अब हर भारतवासी को सोचना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल है कि नया वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों जरूरी है और इसमें क्या बदलाव है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से आज तक कितने बदलाव हुए और कौन से एक्ट पारित किए गए हैं। सबसे पहले आता है द वक्फ एक्ट 1954। इसमें पहली बार स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए थे। फिर आता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1964। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड की पावर्स और बढ़ाई गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और बेहतर किया गया था। फिर आता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1984। इसमें वक्फ सर्वे कंपलसरी कर दिए गए थे और मुतवल्लियों के लिए रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट द वक्फ एक्ट 1995। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसमें 1954 एक्ट को पूरी तरह चेंज कर दिया गया था। इसमें पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल एस्टेब्लिश हुई, वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। और फिर आता है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस बिल का एम था वक्फ प्रॉपर्टीज की बेहतर मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये थे। इसमें पहली बार वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टीज की क्लियर डेफिनेशन दी गई थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूर कर दिया गया था। रेगुलर वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे कंपलसरी बना दिए गए थे। अगर कोई इलीगल तरीके से वक्फ लैंड पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन और पनिशमेंट दिए गए। स्पेशल कोर्ट्स जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जो सिर्फ वक्फ रिलेटेड केसेस सॉल्व करेंगे। अगर कोई लैंड कोई इलीगली ऑक्यूपाई करता है या बेचता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतने अच्छे प्रोविजंस थे, फिर इसको बदलने की जरूरत क्यों आई, ये एक्ट बनाया क्यों गया? तो इसको जब इंप्लीमेंट किया तब इसमें बहुत सारी कमियां दिखाई दी गई थी। जैसे कि वक्फ बोर्ड को बिना किसी परमिशन के कोई भी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की पावर दे दी गई थी। कई केसेस आए थे जिसमें हिंदू और सिख प्रॉपर्टीज तक को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस एक्ट की वजह से जुडिशियल सिस्टम वीक हो गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन फाइनल होता था। हाई कोर्ट में अपील का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस वजह से बायस डिसीजन दिए गए जो सिर्फ वक्फ बोर्ड्स के फेवर में थे और कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वक्फ बाय यूजर रूल जो था उसका गलत इस्तेमाल होने लगा। अगर कोई जमीन बहुत टाइम तक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उससे ऑटोमेटिकली वक्फ डिक्लेयर कर दिया जा सकता था। कई इलीगल एनरोचमेंट्स हुए और सरकारी जमीन तक का कब्जा कर लिया गया था। सर्वे कमिश्नर की मोनोपोली चलने लगी। सर्वे कमिश्नर के पास पूरा अधिकार था वक्फ प्रॉपर्टीज को लिस्ट करने का बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। कई केसेस में ब्राइबरी और करप्शन से लोगों की प्राइवेट लैंड्स भी वक्फ लिस्ट में डाल दी गई थी। गवर्नमेंट और प्राइवेट जमीन की कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर गलती से कोई सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो गई तो उससे वापस लेने का कोई क्लियर रूल नहीं था। जैसे एग्जांपल में रेलवेज, डिफेंस लैंड्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया था बिना किसी नोटिस के। जो मुतवल्ली थे वो भ्रष्टाचार करने लगे। वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगल लीज या बेचने का काम कई मुतवल्ली कर रहे थे बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के। जैसे कर्नाटका 2016 में 2300 करोड़ की वक्फ जमीन को प्राइवेट कंपनीज को सस्ते रेट पर बेच दिया गया।
किसी को आइडिया नहीं था कि ये पैसा कहां जा रहा था। 2011 में कैग रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि 1.48 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज को गलत इस्तेमाल किया गया था। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है। इस नए बिल में वक्फ एक्ट में काफी बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए जो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाएंगे। अब ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस। पहला है नॉन मुस्लिम मेंबर्स का शामिल होना। पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने का प्रपोजल रखा गया है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी देना। पहले सर्वे कमिश्नर वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करता था, अब ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। तीसरा है वक्फ बनाने का नए रूल। सिर्फ वही लोग वक्फ डिक्लेयर कर सकेंगे जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चौथा है वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट खत्म करना। पहले अगर कोई जमीन बहुत टाइम तक पब्लिक यूज में थी तो इसे वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता था, अब ये रूल हटा दिया गया है। पांचवा है सरकारी जमीन वापस मिलेंगी। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गलती से वक्फ डिक्लेयर हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी। छठा है वक्फ ट्रिब्यूनल्स में बदलाव। पहले ट्रिब्यूनल्स में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होना जरूरी था, अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। सातवां है हाई कोर्ट में अपील का अधिकार। पहले ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन फाइनल होता था, अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। आठवां है सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल। वक्फ का ऑडिट अब काउंटर और ऑडिटर जनरल यानी कैग करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट नए रूल्स बना सकती है। नौवां है नए वक्फ बोर्ड्स। सुन्नी और शिया बोर्ड्स के अलावा बोहरा और आगा खानी सेक्शंस के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड्स बनाने का प्रोविजन रखा गया है। आज तक वक्फ बोर्ड बिना किसी परमिशन के किसी भी प्रॉपर्टीज को अपनी डिक्लेयर कर सकता था। इसी वजह से कई सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज जबरदस्ती वक्फ डिक्लेयर हो गई थी। नए बिल में जुडिशियल ओवरसाइट, गवर्नमेंट कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की गई। करप्शन हटाने और अनफेयर लैंड ग्रैब्स को रोकने के लिए यह अमेंडमेंट जरूरी है। अप्रैल 5, 2025 भारत के राष्ट्रपति ने एक नए कानून को अपनी मोहर लगा दी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सरकार का कहना था कि इस कानून का मकसद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ समुदाय और नेता कह रहे हैं कि ये तो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर डायरेक्ट अटैक है। अब जैसे मैंने आपको 8 प्रपोजल बताए थे, बट इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले ये 3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि व्यक्ति को अगर वक्फ बनाना है तो उसे कम से कम 5 साल तक इस्लाम को फॉलो करना होगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, मतलब अगर कोई जमीन समुदाय के द्वारा प्रयोग में थी तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता है। और तीसरा है वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम सदस्यों को नियुक्ति की जा सकती है। यही 3 प्रोविजंस को लेकर भारत में 70 से ज्यादा लोगों ने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट को, जो अभी पेंडिंग है। पिटिशनर्स का कहना है कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, जहां धार्मिक संस्थाओं को अपने आप को चलाने का अधिकार दिया गया है। अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोग होंगे तो क्या धार्मिक ऑटोनॉमी बची रहेगी? अगर वक्फ बाय यूजर जमीनें बिना किसी प्रूफ के डिक्लेयर हो जाएंगी तो क्या लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स खत्म नहीं हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली लिया। अप्रैल 17, 2025 को कोर्ट ने सरकार से कहा जब तक अगला आदेश ना आए तब तक वक्फ बोर्ड में नए सदस्यों की नियुक्ति ना की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत किसी भी प्रॉपर्टीज का स्टेटस तब तक ना बदला जाए। ये इंटरिम रिलीफ है उन हजारों लोगों के लिए जो एक बड़े डिसीजन का वेट कर रहे थे और कानून को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाए। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने तो कह दिया कि अगर कानून बनाना भी कोर्ट करेगा तो फिर संसद का काम ही क्या है, मतलब ही क्या है उनका। एक और बात जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या ये कानून सच में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहा है या फिर इसमें सरकार अपनी पकड़ और अकाउंटेबिलिटी का मॉडल लाने की कोशिश कर रहा है? ये दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन असली फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक धार्मिक बिल नहीं है, ये संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी राइट्स का एक जंक्शन है जहां देश का मूलभूत विचारों की कसौटी हो रही है। अगले कुछ हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा तो यह तय हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी किसकी प्रॉपर्टी और किस अधिकार में रहेंगी, और क्या सरकार धार्मिक इंस्टीट्यूशन में आगे अपने लोगों को बिठा सकती है या नहीं। जब भी देश में कानून और धर्म का टकराव होता है तो सवाल उठता है, क्या संविधान सबसे बड़ा है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यह मुद्दा हमारा नहीं है, किसी और समुदाय या धर्म का है, बट नहीं, मेरे हिसाब से ये एक आम आदमी का मुद्दा है।
हमें ये समझना जरूरी है कि भारत वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट नहीं है, ये उन लोगों के अगेंस्ट है जो इस सिस्टम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सच में वक्फ सिर्फ धार्मिक और चैरिटी के लिए होता है तो ये डिस्प्यूट्स, इलीगल लैंड ग्रैब्स और सरकारी प्रॉपर्टीज पे क्लेम्स कैसे हो रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ लड़ाई है। एक गरीब आदमी जिसने अपनी जमीन खुद की मेहनत से खरीदी है, उसे बिना किसी नोटिस के कह दिया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर एक मंदिर, एक आश्रम और एक सरकारी स्कूल की जमीन पर वक्फ क्लेम आ जाए बिना किसी प्रूफ के, क्या ये लोकतंत्र है? ये अमेंडमेंट एक सिंपल मैसेज देता है, वक्फ बोर्ड का मिसयूज नहीं चलेगा। अगर सच में वक्फ रिलीजियस और चैरिटेबल काम के लिए है तो ट्रांसपेरेंसी होने में क्या दिक्कत है? अगर किसी की जमीन लीगल है तो उसको बिना प्रूव किए वक्फ कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है? अगर सरकार करप्शन के अगेंस्ट एक्शन ले रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए ये बिल किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन झूठ और धोखे के खिलाफ है जो वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं, ये बिल सच में जरूरी है या नहीं, और आपके क्या विचार हैं इस पे? अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर भारतवासी को अपने हक समझ आ सके। ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो करप्शन और इलीगल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज आपको तय करना है, देश की जमीन का असली मालिक कौन, आम जनता या वक्फ बोर्ड? जय हिंद, जय भारत।